हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से चली रही होंगी। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 साइकोलॉजी का यानी कि मनोविज्ञान का चैप्टर फर्स्ट का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है वो है मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताएं। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? तो मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताएं। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाए वो सभी के सभी क्वेश्चन आपसे जरूर बन जाए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसने सर्वप्रथम व्यक्तिक भिन्नता को मापा। किसने सर्वप्रथम यानी कि किसने ना सबसे पहले, यानी सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले व्यक्तिक भिन्नता को मापा था। ठीक है, किसने मापा था? तो बीने ने सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले व्यक्तिक भिन्नता को मापा था। किसने मापा था? तो बीने ने। ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। अब किसने ना बुद्धि को, हमारा जो बुद्धि है इसको, बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक यानी कि सबसे सार्वभौमिक या क्षमता के रूप में परिभाषित किया है यानी डिफाइन किया है। किसने किया है? तो ये किया है वेस्लर ने। वेस्लर ने हमारे बुद्धि को सार्वभौमिक क्षमता के रूप में डिफाइन किया है यानी कि परिभाषित किया है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। क्या क्वेश्चन है? किसने ना यानी कि वो कौन है जिसने क्या किया है? बुद्धि का, किसका? तो बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। किसने प्रतिपादित किया है? तो स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग ने क्या किया है? तो बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ठीक है, स्टर्नबर्ग ने। याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। अब बुद्धि के ना द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? किसने किया है? तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने। चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे अगर एग्जाम पूछ दे कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब इसमें से बताइए आप लोग। तो क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। सृजनात्मक चिंतन की अवस्था कौन नहीं है? तो धारण जो है ये सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। मानसिक उम्र के संप्रत्यय को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले प्रस्तुत किया था बिनेट ने। ठीक है, यहाँ बीने ने प्रस्तुत किया था, यानी ऑप्शन हो जाए इसका ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में, निम्नलिखित यानी 4 बुद्धि परीक्षण दिया हुआ है, इसमें से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अब 4 आपको बुद्धि परीक्षण का नाम दिया हुआ है। ठीक है ना, अब इसमें से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट जो है ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है, ये कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षा है? तो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है। बुद्धि के किनके सिद्धांत को क्या कहा गया है? तो एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है। बुद्धि के ना किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? तो बीने के सिद्धांत को। बीने के जो सिद्धांत है बुद्धि के बारे में, बीने के सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया। ठीक है ना, किसके? तो बीने के। याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। नए और मूल्यवान विचार, इसके नए और नए मूल्यवान विचार जो होते हैं इसके देने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो सृजनशीलता कहते हैं। सृजनशीलता किसको कहते हैं? तो नए और मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को सृजनशीलता कहते हैं। ठीक है, समझ गए, ऑप्शन हो जाए इसका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अल्फ्रेड वीने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखना है कि अल्फ्रेड वीने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो अल्फ्रेड वीने जो है ये बुद्धि के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। अल्फ्रेड वीने किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो बुद्धि के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि मानसिक उम्र मापक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब इसमें से
से बताना है कि मानसिक उम्र मापक कौन है। 4 ऑप्शन में से मानसिक उम्र मापक कौन है, तो बुद्धि के निरपेक्ष स्तर जो है ये मानसिक उम्र मापक है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ उसमें से कौन आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है। 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब इसमें से कौन आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है, कौन है, तो बुद्धि है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं बुद्धि में कहाँ पे ऑप्शन में, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। बुद्धि क्या है, तो बुद्धि जो है ये आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। कौन, तो बुद्धि, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है, अर्थ मतलब क्या होता है, व्यक्तिक भिन्नता का मतलब क्या होता है, तो व्यक्तिक भिन्नता का मतलब होता है व्यक्तियों को की विशेषताओं में अंतर। व्यक्तिक भिन्नता का मतलब क्या होता है, व्यक्ति की विशेषताओं में अंतर, और क्या होता है, तो व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर और व्यक्तियों के व्यवहार के पैटर्न में भिन्नता। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन था कि व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ ये दोनों होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया है। अब बुद्धि को ना अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया, किसने डिफाइन किया, किसने, तो टर्मन ने। टर्मन ने क्या किया है, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। किसने किया है, तो टर्मन ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के एक विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही कि बुद्धि के विषय पर जो शोध कार्य करने वाले इनकी काम करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है, तो उनका नाम है बीने। बीने जो है ये बुद्धि पर शोध करने वाले, रिसर्च करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, कौन, तो बीने। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं। बुद्धि के कितने प्रकार हैं, तो बुद्धि के टोटल 4 प्रकार हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। बुद्धि के कितने प्रकार है, तो बुद्धि के 4 प्रकार है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता को संप्रदाय के सबसे पहले प्रकाश में लाया। क्वेश्चन क्या है कि मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रदाय को सबसे पहले प्रकाश में लाया था, तो गॉल्टन ने क्या किया था, ये गॉल्टन ने व्यक्ति के व्यक्तिगत भिन्नता को संप्रदाय को सबसे पहले प्रकाश में लाया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में यानी पूरे मनोविज्ञान में सबसे पहले किसने किया था, व्यक्ति के व्यक्तिगत भिन्नता को संप्रदाय में सबसे पहले प्रकाश में किसने लाया था, तो गाल्टन ने। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसने सामाजिक बुद्धि को विचार को प्रस्तुत किया। किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया था। सामाजिक बुद्धि के विचार को किसने प्रस्तुत किया था, तो थॉर्नडाइक ने क्या किया था, तो सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया था। याद रखना है कि सामाजिक बुद्धि के विचार को किसने प्रस्तुत किया था, तो थॉर्नडाइक ने। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी। क्वेश्चन क्या है कि मनोविज्ञान में ना सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी, तो बीने ने। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने किया था, तो बीने ने किया था। ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत किसने दिया है। बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत जो है ये किसने दिया है, तो ये दिया है बीने ने। बीने ने क्या किया है, तो बुद्धि के एक कारकीय सिद्धांत को दिया है। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका बी। अगला क्वेश्चन है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों में संरक्षित है। स्पीयरमैन किसके अनुसार, तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों में संरक्षित है। कितने कारकों में संरक्षित है, तो ऑप्शन हो जाए इसका सी, 2 कारकों में। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि जो है 2 कारकों में संरक्षित है। याद रखिएगा कितने कारकों में, तो 2 कारकों में संरक्षित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लिब्ध के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है। किसका प्रतिपादन, तो बुद्धि लिब्ध के संप्रत्यय का प्रतिपादन। इसका प्रतिपादन किसने किया है, तो विलियम अस्टर्न ने किया है। ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पे है, तो ऑप्शन हो जाए इसका सी, विलियम अस्टर्न ने क्या किया है, तो बुद्धि लिब्ध के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया है। ठीक है, याद रखिएगा किसने किया है, तो विलियम अस्टर्न ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाए इसका सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लिब्ध का प्रसार क्या है। एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लिब्ध का प्रसार क्या है, तो 90 से 110 तक। 90 से 110 तक जो है एक औसत व्यक्ति यानी कि एक सामान्य व्यक्ति के बुद्धि लिब्ध का प्रसार है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 90 से 110 तक।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक बद्ध बुद्धि का परीक्षण है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें से कौन संस्कृति बद्ध बुद्धि का परीक्षण है, कौन संस्कृति बद्ध बुद्धि का परीक्षण है, तो ऑप्शन हो जाए इसका ए बीने साइमन परीक्षण। बीने साइमन परीक्षण जो है ये सांस्कृतिक बद्ध बुद्धि का परीक्षण है। कौन सी परीक्षण है, याद रखिएगा सांस्कृतिक बद्ध बुद्धि परीक्षण है। कौन, तो साइमन बीने परीक्षण। ठीक है, याद रखिएगा साइमन बीने परीक्षण जो है संस्कृति बद्ध बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार है, यहाँ पर किसी नहीं होगा, कितने प्रकार है। थॉर्नडाइक के अनुसार ना बुद्धि के कितने प्रकार है, तो 4 प्रकार है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 4 प्रकार है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं में किसे नहीं सम्मिलित किया जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से ना किसको बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। किसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तो अभिवृत्ति परीक्षण के निर्माण में, किसको नहीं शामिल किया जाएगा, तो बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा अभिवृत्ति परीक्षण के निर्माण में बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं में इसे सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है सामान्यतः मानसिक दुर्बल बालकों की बुद्धि लिप्त होती है। जो दुर्बल बालक होते हैं, मानसिक रूप से जो दुर्बल बालक होते हैं उनकी बुद्धि लिप्त कितनी होती है, तो 85 से नीचे होती है। जो थोड़े मानसिक कमजोर बालक होते हैं उनकी बुद्धि लिप्त कितनी होती है, तो 85 से नीचे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया है। कौन सा, तो स्वेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया है, तो स्लेवो तथा मेयर ने स्वेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किया है, स्लोवो तथा मेयर ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। किसके अनुसार, तो थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है, तो 7। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती हैं, तो 7। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन हो जाए इसका बी, बुद्धि में 7 जो है प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लिप्त 90 से 110 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। अब जिन व्यक्ति की ना बुद्धि लिप्त जो होती है, पहले तो देख लिए थे जो कमजोर बालक होते हैं उनकी बुद्धि लिप्त कितनी होती है, तो 85 से नीचे होती है। अब क्वेश्चन क्या है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लिप्त 90 से 110 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें सामान्य व्यक्ति कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है तो उसका बुद्धि लिप्त कितना होगा, 90 से 110 के बीच होगा। जो थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर है उसका 85 से नीचे होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वेगात्मक बुद्धि ईक्यू में तत्वों में से निम्नलिखित किसे नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि स्वेगात्मक बुद्धि ईक्यू के तत्वों में से निम्नलिखित में से, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें से किसे नहीं रखा जाता है। किसे नहीं रखा जाता है, तो दूसरे को धमकी देने को नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन क्या था कि स्वेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जाता है। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, नहीं रखा जाता है तो अपनी स्वेगों को सही जानकारी रखना, इसको तो रखा ही जाएगा। स्वयं को प्रेरित करना, इसको भी रखा जाएगा। और दूसरों को को पहचानना है, ऑप्शन नंबर डी, ये भी रखा जाएगा। अब कौन रखा नहीं जाएगा स्वेगात्मक बुद्धि के तत्वों में, कौन नहीं रखा जाएगा, तो दूसरे को धमकी देना जो है ये स्वेगात्मक बुद्धि के तत्वों में नहीं रखा जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है जिन व्यक्तियों की बुद्धि लिप्त 80 से 79 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं। और जिन व्यक्ति की जो बुद्धि लिप्त होती है उन्हें 80 से 79 के बीच होती है उन्हें कहते हैं मूड। क्या कहते हैं, तो मूड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया है। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया है, तो थर्स्टन ने दिया है। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया है, थर्स्टन ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल जो था ये विकसित किया गया था, तो 1994 ईस्वी में बुद्धि का जो पास मॉडल था इसको विकसित किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार की बुद्धि को पहचान लिया है। गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार की बुद्धि को पहचान लिया है। कितने प्रकार के बुद्धि को गार्डनर ने अभी तक पहचान लिया है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 5, 6, 7 या 8। तो गार्डनर ने अभी तक टोटल 8 तरह के बुद्धि के प्रकार को पहचान लिया है। याद रखिएगा गार्डनर ने अभी तक टोटल 8 तरह के बुद्धि को पहचान लिया। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। बहुबुद्धि के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है, तो गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिलफोर्डे के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी है। गिलफोर्डे के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी क्या है, तो 180 है। गिलफोर्डे के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी कितनी है, तो 180, ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है परीक्षण जिसमें एक समय में एक व्यक्ति का बुद्धि मापा जाता है वो क्या कहलाते हैं। ऐसा परीक्षण जिसमें एक समय में ना एक ही व्यक्ति के बुद्धि को मापा जाएगा, वैसे परीक्षण को हम कौन सा परीक्षण कहेंगे, तो वैयक्तिक परीक्षण कहेंगे। वैयक्तिक परीक्षण ऐसे परीक्षण को कहेंगे जिसमें कि एक समय में एक व्यक्ति के बुद्धि को मापा जाएगा, उस बुद्धि को क्या कहेंगे, तो वैयक्तिक परीक्षण कहेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि के संरचना मॉडल किसने विकसित किया है। बुद्धि के जो संरचना मॉडल है इसको किसने विकसित किया है, तो गिलफोर्ड ने विकसित किया है। गिलफोर्ड ने बुद्धि के संरचना मॉडल को विकसित किया है। याद रखिएगा, बुद्धि के संरचना मॉडल को किसने विकसित किया है, तो गिलफोर्ड ने बुद्धि के संरचना मॉडल को विकसित किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है 40 नंबर यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षण नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से बताने कि बुद्धि परीक्षण कौन नहीं है। तो बीने साइमन टेस्ट ये तो बुद्धि परीक्षण है, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट ये भी बुद्धि परीक्षण है, पास एलॉग टेस्ट ये भी बुद्धि परीक्षण है, TAT ये जो है बुद्धि परीक्षण नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन बुद्धि परीक्षण नहीं है, तो TAT जो है ये बुद्धि परीक्षण नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब स्थापित किया गया। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत था ये कब स्थापित किया गया, तो 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्थापित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब स्थापित हुआ, तो 1932 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लिप्त कितनी होती है। एक कोई प्रतिभाशाली बालक होगा यानी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तेज बालक होगा, उसकी जो बुद्धि लिप्त होगी वो कितनी होगी, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा इसका, इसमें तो 130 नहीं, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है किसने सृजनात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया है। किसने ने क्या किया है, तो किसने सृजनात्मक मूल्यांकन प्रणाली को विकसित किया है। किसने विकसित किया है, तो JP दास एव नागलेडी ने। JP दास एव नागलेडी ने क्या किया है, तो सृजनात्मक मूल्यांकन प्रणाली को विकसित किया। याद रखिएगा, सृजनात्मक मूल्यांकन प्रणाली को किसने विकसित किया है, तो JP दास एव नागलेडी ने। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है। आगमनात्मक तर्कना को क्या क्वेश्चन के आगमनात्मक तर्कना को यानी कि तर्क को किसने बुद्धि का एक कारक माना है, तो थर्स्टन ने आगमनात्मक तर्क को एक बुद्धि का कारक माना है, यानी ऑप्शन हो जाए इसका बी, थर्स्टन ने। अगला क्वेश्चन है स्टर्नबर्ग, ऑप्शन के स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत कहा गया है। स्टर्नबर्ग किसके द्वारा, तो स्टर्नबर्ग के द्वारा जो प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत है उसको किस तरह का सिद्धांत कहा गया, तो उसको सूचना एवं संसाधन सिद्धांत कहा गया। स्टर्नबर्ग के द्वारा जो प्रतिपादित बुद्धि का सिद्धांत है उसे सूचना तथा संसाधन सिद्धांत कहा गया। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि का एक श्रेणी नहीं माना गया। किसके अनुसार, तो गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि का एक श्रेणी नहीं माना गया, तो जी कारक को जो है गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से बुद्धि का एक श्रेणी नहीं माना। किसके अनुसार, तो गार्डनर के अनुसार किसको, तो जी कारक को बुद्धि का एक श्रेणी नहीं माना गया है। जी कारक को, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। किसी व्यक्ति के किसी विशेष क्षेत्र की योग्यता क्या कहलाती है, तो अभिक्षमता कहलाती है। किसी भी व्यक्ति के किसी विशेष क्षेत्र की जो योग्यता होगी वो क्या कहलाएगी, तो अभिक्षमता कहलाएगी, यानी ऑप्शन हो जाए इसका बी, अभिक्षमता। अगला क्वेश्चन है बुद्धि सीखने की योग्यता किसने कहा है। बुद्धि सीखने की योग्यता है ये किसने कहा है, ये कहा है बकिंघम ने। बकिंघम ने क्या कहा है, तो बुद्धि जो है ये सीखने की योग्यता है, ये कहा है बकिंघम ने। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लिप्त क्या है। बुद्धि लिप्त जो है ये क्या है, तो बुद्धि लिप्त क्या है, तो बुद्धि लिप्त जो है ये व्यक्ति की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात है। बुद्धि लिप्त क्या है, तो किसी भी व्यक्ति के मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात है, यानी ऑप्शन हो जाए इसका सी। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर और 50 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है। अब किसने कहा था कि अमूर्त चिंतन जो है ये अमूर्त चिंतन क्या है, तो योग्यता है बुद्धि की। अब किसने कहा था कि अमूर्त चिंतन योग्यता है बुद्धि की, तो ये कहा था आपको टर्मन ने क्या कहा था कि अमूर्त चिंतन जो है ये योग्यता है बुद्धि की, यानी कि बुद्धि की योग्यता है अमूर्त चिंतन। ठीक है, ये किसने, अमूर्त चिंतन, ये कहा था टर्मन ने। ऑप्शन हो जाए इसका बी।
अब अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में डॉक्टर एस.एम. मोहिशीन ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में डॉक्टर एस.एम. मोहिशीन ने बुद्धि का परीक्षण कब किया था, किस ईस्वी में किया था? तो ऑप्शन हो जाए इसका डी, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर एस.एम. मोहिशीन जो थे ये बुद्धि का परीक्षण किए थे 1943 में। कब किए थे? तो 1943 में। लेकिन इसमें ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लेकिन याद रखेगा डॉक्टर एस.एम. मोहिशीन, कौन? तो डॉक्टर एस.एम. मोहिशीन जो थे वो बुद्धि का परीक्षण निर्माण किए थे। कब किए थे? तो 1943। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो बुद्धि जो है सृजनात्मक योग्यता है, बुद्धि संवेगात्मक योग्यता है और बुद्धि प्राकृतिक योग्यता है। ये तीनों जो कथन है तीनों सही है, यानी ऑप्शन जो है इसका डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कहता है कि बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है कि बुद्धि सृजनात्मक योग्यता है, बुद्धि संवेगात्मक योग्यता है और बुद्धि प्राकृतिक योग्यता है। ऑप्शन जो है इसका डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण है। कौन जो है ना सबसे अधिक विश्वसनीय यानी कि विश्वासु परीक्षण है? तो बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण जो है सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण है, यानी ऑप्शन हो जाए इसका सी। बुद्धि जो है सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता यानी कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट में सम्मिलित नहीं किया गया। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब इसमें से बताना है आपको निम्नांकित यानी 4 ऑप्शन में से किसे न मनोवैज्ञानिक विशेषता, मनोवैज्ञानिक विशेषता मतलब साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट में सम्मिलित किसे नहीं किया गया। किसे नहीं किया गया? तो प्रेक्षण को यानी कि ऑब्जर्वेशन को जो है सम्मिलित नहीं किया गया मनोवैज्ञानिक विशेषता में। याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक विशेषता में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो प्रेक्षण को ना मनोवैज्ञानिक विशेषता में सम्मिलित नहीं किया गया। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट में ऑब्जर्वेशन को सम्मिलित नहीं किया गया, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि यानी कि असेसमेंट मेथड के एक यंत्र टूल नहीं है, यानी कि मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र कौन नहीं है। ये 4 ऑप्शन में से कौन एक यंत्र जो है ये मनोविज्ञान के मूल्यांकन विधि में नहीं है। तो मानसिक चिकित्सा जो है ये मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि में से एक यंत्र टूल नहीं है, मन चिकित्सा। ठीक है, मन चिकित्सा जो है ये मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि में नहीं है, यानी कि असेसमेंट मेथड में कौन टूल नहीं है? तो मन चिकित्सा। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अब अगला क्वेश्चन है बुद्धि तथा सृजनात्मक के बीच कैसा संबंध है। बुद्धि तथा सृजनात्मक के बीच ना एक तरह कैसा संबंध है, किस तरह का संबंध है? तो धनात्मक संबंध है। बुद्धि तथा सृजनात्मक के बीच धनात्मक संबंध है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 57 नंबर क्वेश्चन। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। किसके अनुसार? तो थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? तो 5। थर्स्टन जो है उसके अनुसार बुद्धि में टोटल 5 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। कितने? तो 5। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानसिक दुर्बल बालक की उच्चतम बुद्धि लिप्त क्या है। मानसिक दुर्बल बालक जो है उसकी उच्चतम बुद्धि लिप्त क्या है? तो उसकी उच्चतम बुद्धि लिप्त है 80 IQ। मानसिक दुर्बल बालक जो होगा उसका उच्चतम बुद्धि लिप्त क्या होगा? तो 80 IQ होगा, यानी ऑप्शन हो जाए इसका ए 80 IQ। अगला क्वेश्चन है मानसिक उम्र मापक है। 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कि मानसिक उम्र मापक कौन है। कौन है मानसिक उम्र मापक? तो बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। वो मानसिक उम्र मापक जो है वो बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का है। ठीक है, ऑप्शन हो जाए इसका बी। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि साइमन बुद्धि परीक्षण को विकसित किया गया था किस वर्ष में। साइमन बुद्धि परीक्षण जो था उसको किस वर्ष में विकसित किया गया था? 1905 में। 1905 में साइमन बुद्धि परीक्षण को सबसे पहले विकसित किया गया था। याद रखिएगा इसमें टोटल आपको चैप्टर फर्स्ट के लिए 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप ये 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छी तरीके से ये 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी 60 के अंदर से आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे तो इसी चैप्टर के और भी, जैसे चैप्टर फर्स्ट हो गया, अब सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव का जितना साइकोलॉजी का जितना भी चैप्टर उस सभी चैप्टर का पहले ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।